हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, आज से मैं एक और क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम दिया हूँ गोल्डन पॉइंट। ठीक है डियर, ये गोल्डन पॉइंट आपको इतना मैं बता दूँ, ये से क्वेश्चन आना तय है। तो ये वो मैं इसमें ये सीरीज़ में मैंने ये किया है कि जितने भी पॉइंट्स हैं जिस भी टॉपिक से, पूरे ओबीजी के टॉपिक से जो भी पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता होगा ढेर सारा पढ़ के भी आप ऐसा करेंगे कि मतलब कि इतना थियरी ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन आता सिर्फ एक सेलेक्टेड लाइन से और सेलेक्टेड टॉपिक से आता है। तो उसी टॉपिक और उसी लाइन को मैं इसमें रखा हूँ। आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे केजीएमयू हो गया, चाहे एसजीपीजीआई हो गया, ठीक है, चाहे आरएमएल हो गया, चाहे आप एम्स में बैठ रहे हो, ठीक है, चाहे नॉर्सेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, या फिर इवन आप यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम में बैठने जा रहे हो डियर। ठीक है, एक बार इसको देखोगे ना एग्ज़ाम देने जाने से, फिर आके बताना गारंटी है, क्वेश्चन आना तय है डियर। तो अब से मैं हर संडे को ये गोल्डन पॉइंट दूंगा, हर संडे को गोल्डन पॉइंट दूंगा, और इसमें ढेर सारे ऐसे पॉइंट रखूंगा जिससे कि आप जो है कि एक बार रिवाइज करके फटाफट करके 2x पे, इतना स्पीड करके 2x पे करके वीडियो देख के उसके बाद फिर एग्ज़ाम में बैठिएगा। अंदर एग्ज़ाम में जाने से पहले 2 घंटे 3 घंटे पहले या एक दिन पहले इसको शॉर्ट, मतलब एक तरीके से रिवीजन है, और रिवीजन वो भी है आपका जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वही पॉइंट मैंने रखा है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं डियर। इसमें आपका जो है कि ये पूरे गोल्डन पॉइंट, मतलब समझ लीजिए वो पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो इसलिए देखते नहीं हैं बच्चे। ठीक है, तो उनको लगता है कि बोरिंग लगने लगता है, बट मैं कह रहा हूँ कि जिसको अगर बोरिंग लगा तो फिर वो उसकी नैया ऐसे घूमेगी, पार तो नहीं लगेगी। ठीक है, ओके डियर, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्टिंग से मैं लिया हूँ, स्टार्टिंग से ही लिया हूँ कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से। तो पहले ही स्लाइड में मैंने ये रखा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बहुत अच्छा, ये चीज़ें, ये लाइन ऐसी है कि इससे क्वेश्चन आया ही आया है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जेनाइटल आर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन जिसे वुल्वा कहते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन में जितने चीज़ें आते हैं उसे एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन को वुल्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? वुल्वा भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? मॉन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, और क्लाइटोरिस आता है। यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है सॉरी, यही क्वेश्चन पूछा था कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल या फिर वुल्वा में कितने पार्ट्स आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव के। तो ये आपका ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा गोल्डन पॉइंट है क्लाइटोरिस इज मेजरिंग अबाउट, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं रखा हूँ। ठीक है, क्लाइटोरिस इज मेजरिंग अबाउट 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इट इज सिचुएटेड इन द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द वुल्वा, यानी कि कह लीजिए कि जो पेरिनियम का पार्ट होता है डियर, ठीक है, जो पेरिनियम का पार्ट होता है, पेरिनियम का जो पार्ट होता है, ये पेरिनियम है। ठीक है, ये पेरिनियम है, आपको मैं बता दूं ये, ठीक है, ये एनल है और ये पेरिनियम है। ठीक है, पेरिनियम का जो वुल्वल पार्ट होता है, ये वुल्वल पार्ट होता है जिसमें वो होता है। तो इसका पूछा है कि जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस का साइज ये बता दे। दूसरा ये है कि ये जो सिचुएटेड होता है, अच्छा ये पोर्शन क्या है, जो पेरिनियम है, पेरिनियम का इस तरफ जो जहाँ पे मॉन्स पुबिस, जहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है, जहाँ पे हेयर ग्रोथ होता है, इसे एंटीरियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीरियर। और इसे जो नीचे वाला है इधर को क्या कहते हैं, जो एनस के साइड है उसे पोस्टीरियर कहते हैं डियर। क्या कहते हैं? पोस्टीरियर कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इट इज सिचुएटेड, यानी कि जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस सिचुएटेड कहाँ होता है? मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द वुल्वा। तो वुल्वा का ये इंटीरियर पार्ट है, इधर वाला ये इंटीरियर पार्ट है, यानी कि ये कह सकते हो कि जो क्लाइटोरिस होता है वो यहाँ कहीं एब्सेंट होता है, सॉरी प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्लाइटोरिस। ठीक है, एंटीरियर पार्ट पे, और ये क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है। ये पोस्टीरियर है और ये इंटीरियर है। तो वही कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तीसरा, चौथा है देयर आर 4 ओपनिंग इन वेस्टिबुली। ये एम्स में नॉर्सेट में पूछा था, नॉर्सेट में। ठीक है,
एम्स नॉर्सेट में पूछा था नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में कि जो वेस्टिबुली होती है, वेस्टिबुली यानी कि अब जो है कि वुल्वा में तो इतना पोर्शन आ गया, क्लाइटोरिस को लेते हुए सभी आ गए, लेकिन अब जो है कि ये जो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा का जो बॉर्डर होता है, इस बॉर्डर को इसे क्या कहते हैं, वेस्टिबुली बोलते हैं। तो वेस्टिबुली में कौन कौन सी ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है डियर, यानी कि यूरिन का जो ओपनिंग होता है वो, उसके बाद वेजाइनल ओरिफिस होता है और स्किन ग्लैंड होते हैं डियर। स्किन ग्लैंड ये पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। स्किन ग्लैंड दोनों वेजाइना जैसे ये है, इसके दोनों साइड होते हैं डियर, ठीक है, दोनों साइड मटर के दाने के जैसे स्किन ग्लैंड होते हैं, तो ये पेयर में होते हैं। यही पूछा था कि कितनी ओपनिंग होती है, ठीक है, तो ये 4। उसके बाद अगला है, देखिए यहाँ पे आपको ये, ठीक है, तो इसमें देखिए 4th पॉइंट होगा। अब 5th पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, 5th पॉइंट में द इंटरनल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा, इंटरनल जेनाइटेलिया। अच्छा, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डियर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते रहते हो, चलो ठीक है, मान लो अगर कोर्स कर रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कोर्स कर रहे हो, तो आपको कॉपी लिखना है, तो कॉपी लिखना होता है तो उसमें ढेर सारा आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मैं ये पॉइंट जो रखा हूँ, ये पॉइंट जो है कि आपके ऐसे पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में आपको रैंक भी बढ़ा सकते हैं और रैंक आपका घटा भी सकते हैं अगर गलत हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो ये लाइनें होती हैं, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अगर आ गई, ऑब्जेक्टिव रूप में आ गई, यानी मल्टीपल चॉइस में आ गई, तो गलती हो जाता है। तो वही मल्टीपल चॉइस गलती ना हो, जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर के आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, तो उसमें ये पूछता है। ये डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ गोल्डन पॉइंट का मतलब उसमें से हम एकदम रस निकाल के, एक तरह कह सकते हो कि मलाई निकाल के, एक तरीके से कह सकते हो कि क्वेश्चन जहाँ से आएगा वही रखा हूँ। इंटरनल जेनाइटेलिया में क्या आता है डियर, फीमेल वेजाइना आता है, यूट्रस आता है, फैलोपियन ट्यूब आता है और ओवरीज आते हैं, ये हो गया। उसके बाद 6वां पॉइंट आपका है, 6वां पॉइंट है द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला, एएनएम हो चाहे नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस, तो यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन पूछा है डियर। अब इसमें मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये फीमेल का एब्डोमेन है, ठीक है, फीमेल का ये एब्डोमेन है, ठीक, तो ये एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन का जो ये यूट्रस होता है डियर, आगे की तरफ जो यूट्रस होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, देखिए ये यूट्रस होता है और ये सर्विक्स होता है, ठीक है, ये सर्विक्स होता है और उसके बाद ये बाहर की ओपनिंग, ये वेजाइना होता है। तो यूट्रस होता है और इधर जो है कि देखिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होता है, ऐसे एक साइड से देखने पे ऐसे दिखेगा। तो जो यूट्रस है डियर, देखिए कुछ इस तरीके से, इसका जो यूट्रस का बॉडी है और सर्विक्स का ये एंगल है। तो इसमें देखो डियर, जो एंगल ये बना रहा है इसे कहते हैं एंटीफ्लेक्सियन, और एंटीवर्जन की आगे तरफ झुकना, यूट्रस का जो बॉडी आगे की तरफ झुका है उसे एंटीवर्जन, और एंटीफ्लेक्सियन मतलब कि जो ये सर्विक्स के अगेन ये एंगल बनाते हुए झुका हुआ है, तो इसे एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्सियन कहते हैं इसी को, ठीक है। सीधा स्ट्रेट नहीं होता है, जो यूट्रस का बॉडी और सर्विक्स और वेजाइना स्ट्रेट नहीं होता, ऐसे सीधा नहीं होता, ऐसे बिल्कुल सीधा नहीं होता। ये कैसा होता है, एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्स होता है, जो कि आप देख सकते हैं एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्स होता है, समझ गए। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि, अगला पॉइंट कह रहा है 7वां, इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है उसके यूट्रस का वेट पूछा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, यूट्रस का वेट पूछा है। अगर आपको रेंज में पूछे तो 50 से 80 और एवरेज में पूछे तो 60 ग्राम, ठीक है। अगले क्वेश्चन को यूट्रस के बारे में ही, द लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी, ध्यान देना डियर, ध्यान देना, ये यूट्राइन कैविटी का लेंथ पूछा है। अब मैं यूट्राइन कैविटी का, इसका थोड़ा सा मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊं तब फिर आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये देखिए, ये यूट्रस हो गया, ठीक है, ये यूट्रस आपका हो गया और आपका नहीं फीमेल का, ठीक है, ये सर्विक्स हो गया और ये वेजाइना हो गया, ठीक है। तो डियर ये बॉडी और ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये यूट्रस हो गया। अब हम आपको बताए थे, हम आपने बताए थे कि लंबाई, विड्थ और थिकनेस, लंबाई, विड्थ और थिकनेस, लंबाई इसकी कितनी होती है 7.5, थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो ये होता है डियर लंबाई। तो अब जैसे देखिए लंबाई ये हो गया यूट्रस का, उसके बाद ये सर्विक्स यहीं तक लेना है, यहीं तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और थिकनेस मोटाई, ठीक है, मोटाई कितना 2.5 सेंटीमीटर। तो ये होता है। अब लेकिन यहाँ पे कहा है डियर यूट्राइन कैविटी का, यानी कि जो अंदर की जो ये कैविटी है, ये कैविटी है, इसका बता रहा है कि कितना होता है। तो 7.5 है, तो 7.5 से थोड़ा सा कम कर दीजिए, यानी कि 6.5 से 7 सेंटीमीटर होता है, और अगर बाहर तक लेंगे तो उतना होगा, ठीक है। यानी कि आप अगर लेंथ याद किए हैं तो लेंथ से थोड़ा सा 1.5 या 5.5 कम होता है, ये ध्यान में रखे रहिए, ठीक है। नॉर्मल यूट्रस का जो साइज वगैरह होता है उसको देख के, जैसा कि हमने इसमें आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद डियर आगे इसमें अगला जो पॉइंट्स है, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि पेरिटोनियल फोल्ड, ठीक है। क्या है डियर पेरिटोनियल फोल्ड। अब मैं बाकायदा मैं फिगर से बना के आपको, जब से तक कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि पेरिटोनियल फोल्ड प्रेजेंट बिहाइंड द यूट्रस कॉल्ड पाउच ऑफ डगलस। क्या कहते हैं? पाउच ऑफ डगलस कहते हैं डियर, ठीक है, पाउच ऑफ डगलस कहते हैं। तो देखो डियर ये पाउच ऑफ डगलस होता क्या है। देखिए अभी हमने फिगर जो बनाया था, ये फिगर जो हमने बनाया था ये, ठीक है। तो ये एब्डोमेन हो गया, और ये, ठीक है, ये पाँव। अब देखिए यहाँ पे जो यूट्रस होता है, यूट्रस का मैं पाउच ऑफ डगलस बता रहा हूँ आपको। देखिए पेरिटोनियम, हमारी बॉडी का जो पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियम ये होता है, ये, ठीक, और यहाँ पे ऐसे आके ये बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए घेरते हुए पेरिटोनियम मतलब कह सकते हैं पूरी बॉडी को आउटर कवरिंग, पूरे जितने एब्डोमिनल आर्गन है, इंटेस्टाइन हुआ, यूट्रस हुआ, ब्लैडर हुआ, जितने भी हैं ऊपर से, जैसे कि आप ये पेरिटोनियम होता क्या है कि अगर मान लीजिए इसको इस पूरे रीजन को एक थैला मान लीजिए, तो आप जब पॉलीथीन में आप ढेर सारा सामान रख लेते हो तो जो पॉलीथीन है वो कवरिंग है, लाइक दैट। ऐसे ही हमारे एब्डोमेन में इंटेस्टाइन होता है, यूट्रस होता है, ब्लैडर होता है, किडनी होती है, ये सारी चीज़ें जितने एब्डोमेन में भरे होते हैं वो एक पतले मेम्ब्रेन से पूरा कवर होता है ऊपर से, उसी को कहते हैं पेरिटोनियम। अब यहाँ पे देखिए पेरिटोनाइटिस, इसी में अगर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं डियर, पेरिटोनाइटिस कहते हैं। और अगर इसके अंदर फ्लूइड भर जाए, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाए तो उसे एसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? एसाइटिस। अच्छा देखिए फ्लूइड जब बनता है डियर, हर एक आर्गन आउटर कवरिंग होता है, जितना भी फ्लूइड इधर ऊपर से बनेगा वो नीचे आएगा, इकट्ठा नीचे होगा। इसीलिए देखा होगा कि आपको लगेगा कि जैसे फीमेल होती है एसाइटिस की पेशेंट जो होती है, उसको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई क्या, जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है। जो बॉडी का जो पेरिटोनियल सिक्रीशन है जो सिक्रीट हो रहा है, तो ग्रेविटी के कारण ये सारे फ्लूइड आके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो जब देखिए आगे की तरफ थोड़ा सा बॉडी आगे की तरफ झुका होता है, इसलिए मैक्सिमम जो है कि वाटर या फ्लूइड आगे की तरफ ही होता है। तो इसी फ्लूइड को इकट्ठा होने को इसको क्या कहते हैं डियर? एसाइटिस कहते हैं, ठीक है, एसाइटिस कहते हैं, जिसको नॉर्मली जो है कि इंजेक्शन के द्वारा एस्पिरेट करके फ्लूइड निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये एसाइटिस हो गया। अब इसी पेरिटोनियल कैविटी में भरा हुआ है। अब देखिए पाउच ऑफ डगलस क्या है, तो जो ये पेरिटोनियम किसके बीच में बनाया है, पेरिटोनियम जो किसके बीच में बना है, देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। ये देखिए ये वाला पाउच ऑफ डगलस है, ये पाउच ऑफ डगलस अब किसके बीच में है? देखिए कह रहा है प्रेजेंट बिहाइंड द यूट्रस। देखिए ये है यूट्रस, यहाँ पे आगे है यूट्रस, ठीक है, ये यूट्रस है, यूट्रस के पीछे है, और कह रहा है यूट्रस के पीछे, और बाकी यहाँ पे इंटेस्टाइन होगा,
ठीक है, इंटेस्टाइन लार्ज सिग्मोइड कॉलन होगा जो एनस में आके खुला होगा। तो इसके बीच में एक ये जो पाउच रहता है पेरिटोनियम का, उसी को कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। अगला है 9 पॉइंट है गोल्डन पॉइंट में, 9 गोल्डन पॉइंट है। फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये आपको पता है 4 पार्ट में। कभी भी हम जैसे कि आप जेएनएम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, शुरुआत में आपको इतना ही पता होता है। अगर मान लीजिए अगर पता होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि 4 पार्ट होता है, इंटरस्टिशियम होता है। अगर मैं दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से, ये क्योंकि फिगर बहुत मायने रखता है डियर, फिगर बहुत मायने रखता है। ये फिगर के द्वारा देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है डियर, ये फैलोपियन ट्यूब है। अच्छे से नहीं बना, बकुला बत्तख का चोंच बन गया, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गया डियर, ये इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम हो गया। और उसके बाद ये एम्पुला हो गया। ये हो गया क्या, आगे वाला इस्थमस, इस्थमस हो गया। और यही इस्थमस जब यूट्रस में यहाँ इस रीजन में खुलता है तो इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है, यही कहते हैं। तो टोटल 4 पार्ट में है। सबसे लंबा पार्ट कौन होता है, आपको क्वेश्चन पूछता है तो एम्पुला वाला सबसे लंबा पार्ट होता है। इनफंडिबुलम कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे अंगुलियों से आप ऑब्जेक्ट वस्तु को पकड़ते हो, वैसे ही इनफंडिबुलम ये ओवरी को पकड़े रहता है, क्योंकि यहाँ से ओवुलेशन होता है तो ओवम को कैच करता है, ठीक है। 10वां गोल्डन पॉइंट ये है, द लेंथ ऑफ ईच फैलोपियन ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा जाता है। 11वां क्या आता है, 11वां गोल्डन पॉइंट, द डायमीटर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, डायमीटर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कभी कभी आपको डायमीटर यानी चौड़ाई पूछ देता है, लंबाई तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 12 पॉइंट क्या है, द लेंथ ऑफ ईच एम्पुला। हमने कहा कि सबसे लंबा पार्ट एम्पुला होता है, तो लंबा पार्ट मतलब कि यानी 5 है, तो जो बाकी 4 हैं, इंटरस्टिशियम है या इस्थमस है या इनफंडिबुलम है, वो इससे कम के ही होंगे। तो अब सोच लो कि 5 का अगर एम्पुला है तो बचा 5, तो 2.5 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर का आपका ये इस्थमस हो जाएगा। और बाकी जो है कि पॉइंट या 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का क्या इनफंडिबुलम, और दूसरा इंटरस्टिशियम 0.5 सेंटीमीटर का। तो कुल मिला के ये क्या हो जाता है, टोटल 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से साइज पूछ लेता है कि साइज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, डायमीटर ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, या फिर एम्पुला का सबसे लंबा पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा पार्ट एम्पुला होता है तो उसकी साइज कितनी होती है, ये पूछ सकता है। तो ये गोल्डन पॉइंट है डियर। अगला है गोल्डन पॉइंट, देखिए सब ओबीजी से जितने भी इम्पोर्टेंट गोल्डन पॉइंट हैं वो बता रहा हूँ डियर, ठीक है। अब देखिए अगला है 13 पॉइंट, 13वां गोल्डन पॉइंट। ये कह रहा है, देखो टर्म एक पूछ देता है कि पार्टूरिशन। पार्टूरिशन क्या होता है, पार्टूरिशन का मतलब होता है रेफर टू प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ। जो महिला बच्चे को जन्म दे रही है उसे पार्टूरिशन कहते, उस प्रक्रिया को, यानी चाइल्ड बर्थ की प्रक्रिया को, जन्म देने यानी कि लेबर पेन स्टार्ट होने से प्लासेंटा को एक्सपल्सन होने के, यानी कि लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर प्लासेंटा को बाहर आने तक के समय पीरियड को क्या कहते हैं आप, लेबर कह सकते नहीं, कुछ नहीं, तो ये पार्टूरिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टूरिशन कहते हैं। टू अ चाइल्ड इंक्लूडिंग लेबर एंड डिलीवरी। देखिए कहा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, यहाँ से आपको कोई भी लाइन बोल सकता है, ठीक है, कोई भी लाइन बोल सकता है, सेंटेंस बदल सकता है। लेकिन पार्टूरिशन का मतलब ये होता है कि जब ट्रू लेबर पेन यानी डिलीवरी वाला पेन स्टार्ट हो, लेबर पेन, तब से लेकर प्लासेंटा के एक्सप्लेंशन तक, ठीक है। अब देखो पार्टूरिशन तो ये हो गया, लेकिन जो महिला डिलीवरी बच्चे की कर रही उस महिला को क्या कहेंगे, पार्टूरेंट। क्या बोलते हैं, पार्टूरेंट। 14 गोल्डन पॉइंट में पार्टूरेंट क्या बोलते हैं, पार्टूरेंट। महिला को क्या बोलेंगे, पार्टूरेंट। अ वुमेन इन लेबर, जब वुमेन लेबर में है और वो डिलीवर करने जा रही बच्चे को तो उसे पार्टूरेंट बोलेंगे। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है जो पूछ लेते हैं, तो आपको क्या होता है कि ये तो पता ही नहीं था। 15वां कह रहा है गोल्डन पॉइंट में, डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर ओवम इज कॉल्ड oogenesis। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लाइव क्लास जो चलता है रोज लाइव क्लास जो चलता है 6
6 से कितने बजे तक, 7:30 बजे तक जो रोज़ लाइव क्लास होता है उसमें कम्युनिटी का डियर, क्या कम्युनिटी का, ठीक है, कम्युनिटी और ओबीजी का, ठीक है, ओबीजी दोनों का 10-10 क्वेश्चन हम रखते हैं और उस 10-10 क्वेश्चन को मिला के लगभग हम 50 पॉइंट्स को कवर करते हैं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से कवर करते हैं। यानी ऑप्शन जितने भी 4 होते हैं सब कैसे समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट और रेशनल के दम पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट उसका क्या है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन भी तो हो सकता है, ये क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये है तो ये क्यों है, ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट और रेशनल के दम पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट और रेशनल के तरीके से समझाता हूँ। तो सभी लोग अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और क्लास रोज़ लाइव होता है, ओबीजी और कम्युनिटी का दोनों का साथ में मिला के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन करिए डियर, वेलकम है आपका, ठीक है। उसके बाद 15 गोल्डन पॉइंट के बाद 16वां गोल्डन पॉइंट है, फुल मैच्योर ओवम इज क्या कहलाता है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन का लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी क्या होता है, तो ओवम लार्जेस्ट शब्द डियर, ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट शब्द बोला है, यानी कि किस में, लंबाई में, विड्थ में और थिकनेस में, पूरे में चौड़ा होगा। और जब कहे लॉन्गेस्ट डियर, जब कहे लॉन्गेस्ट तो क्या हो जाएगा, नर्व सेल हो जाएगी, ठीक है, नर्व सेल, यानी सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी कहेगा तो 130 माइक्रोन, ठीक है, इसका होता है डायमीटर में, ठीक है। उसके बाद 17 गोल्डन पॉइंट में रिलीज ऑफ oocyte, जब क्या होता है, जब ओवरी से डियर, जब ओवरी से, ठीक है, ये ओवरी हो गया और ये इन्फंडिबुलम हो गया, फैलोपियन ट्यूब का ये इन्फंडिबुलम हो गया, यहाँ से सेकेंडरी oocyte से जब ओवम निकलता है सेकेंडरी oocyte से, यानी कि ग्रेफियन फॉलिकल में से ओवम जब निकलता है बाहर, तो उसी को कहते हैं फ्रॉम ओवरी फॉलोइंग रप्चर ऑफ मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो उससे ओवम जो निकलता है, एंड अवेलेबल फॉर कंसेप्शन टू नोन एज ओवुलेशन, क्या कहते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन यूजुअली अकर्स 14th डे ऑफ द डे इन 28 डेज साइकिल। देखो डियर, ये भी मैं बता दूं आपको कि हमेशा हम जब आपको सिखाते हैं, जब आप बताते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में या नॉर्मल जो भी हम स्टडी करते हैं वो किस पे करते हैं, हम 28 डे की साइकिल पे, मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम 28 डे को ही मान के चलते हैं, 28 डे को ही मान के चलते हैं। उसके अनुसार तो हम 14th डे पे 14th डे पे हम क्या करा देते हैं, ओवुलेशन करा देते हैं, जब 18 डे का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन बात ये आ जाती है डियर, आपको दे देता है कि एक महिला है उसका 30 डेज़ का साइकिल है, 30 डेज़ का साइकिल है, तो उसका ओवुलेशन किस डेट को होगा। तो ध्यान देना डियर, इसमें से 30 में से 14 को घटा देना, 30 में से 14 को घटा देना 16वें दिन, ध्यान देना ऑप्शन में 16वें दिन है तो 16वें दिन वाला सही होगा, ठीक है। यानी कि 14 डे, और ऑप्शन में 14 भी रखा रहेगा, लेकिन नहीं, ये 14 नहीं होगा, 14 तब होगा जब हम 28 डे की साइकिल बताएंगे। और किसी फीमेल में अगर कह दिया कि 27 डेज़ की साइकिल है, 27 डेज़ या फिर 6 डे या जो भी कहा है, तो 27 में से 14 घटा दीजिए डियर, कितना हो जाएगा, 27 में से 14 घटाएंगे तो कितना, 13 आएगा, ठीक है, 13, यानी कि 13वें दिन उसका ओवुलेशन होगा। ध्यान देने, जितना कंडीशन आपको दे, चाहे 30 दिन का है, चाहे 29 दिन का है, चाहे 27 दिन, चाहे 28 दिन, चाहे 32 दिन, जितने दिन भी का है उसमें से 14 घटा दो, जितना आए उस डेट को उसका ओवुलेशन एग्जैक्ट होगा, ठीक है, एग्जैक्ट होता है। जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है डियर, उससे पीछे जाए, दो ऑप्शन, दो तरीका है, दो मेथड है ओवुलेशन का एग्जैक्ट डेट पता करने का, एग्जैक्ट डेट पता करने का डियर, ओवुलेशन का दो मेथड है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा, ये तो कंसेप्ट हो गया, एक मेथड ये हो गया कि आपको जितना साइकिल, जितने डेट की साइकिल का कहा है उसमें से 14 घटा दीजिए। अब दूसरा मेथड ये है कि डियर, फीमेल आपसे बोल रही है, अगर फीमेल बोल रही है, ठीक है, फीमेल बोल रही है कि आज मेरा पीरियड, आज 3 दिन हो गया मेरा पीरियड आए, ठीक है, 3 डेज हो गया मेरा पीरियड है। अब ये 3 डेज हो गया तो यानी पीछे 3 डेज, मतलब कि जैसे कि आपको आज मिली है तो आज कितना है, 23 है,
23 है तो इससे पहले 22, फिर इससे पहले 21, यानी कि उसका पीरियड 21 पे आया था। अब 21 से डियर पीछे 14 चले जाइए, पीछे कितना 14 चले जाइए, 14 पीछे जाइएगा, 14 डेज पीछे जाइएगा। तो 14 डेज जब पीछे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से 21 हुआ, 20 कर दीजिए, 19 कर दीजिए, 18 कर दीजिए, 17 कर दीजिए, 16 कर दीजिए, 15, 14, 13, 12, 11, ठीक है, ये 11, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये यानी कि उसका ओवुलेशन 7 तारीख को हुआ, 7 डेज, यानी कि 7th डेट को, 7th क्या कौन सा महीना चल रहा है ये, नवंबर, 7th नवंबर को उसका ओवुलेशन हुआ होगा। अभी जब आई है, अभी आज के डेट में आपके पास आई है, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा 23 को अगर बना रहा हूँ तो 23 तारीख आज वो आपके पास आई, कंप्लेन कर रही कि पिछले आज 3 दिन हो गया मेरा पीरियड आया। तो जब उसका पीरियड आया तब से आप 14 दिन पीछे चले जाइए, जिस डेट को 14वां दिन मिल रहा है उसी डेट को उसका ओवुलेशन हुआ है। इससे क्या होता है डियर, ओवुलेशन का अगर एग्जैक्ट डेट हमें पता चल जाता है तो हम उससे ये कहते हैं कि 7 तारीख को तुम्हारा ओवुलेशन हुआ था, 7 तारीख को ओवुलेशन हुआ है, तो अब उससे ये पूछोगे तुम इंटरकोर्स किस डेट को की थी, 8 को, 9 तारीख को, 10 तारीख को, ये 3 इधर आ जाइए। फिर उससे पूछिए कि या फिर उससे पहले की थी, उससे पहले की थी, पहले मतलब कब, 6 को, 5 को, 4 को, तो 3 इधर और 3 इधर चले जाओ डियर, ठीक है। अब ये हफ्ता 7 यानी कि 4 से लेकर 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में अगर इस डेट पे कभी उसने इंटरकोर्स किया है तो फर्टिलाइजेशन का चांस वेरी वेरी मोर होगा, बहुत ज़्यादा चांस होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ये एग्जैक्ट थोड़ा सा हमें काउंसलिंग करने में उनको बताना। अब हमें पता चल सकता है कि इंटरकोर्स इसी दौरान किया है तो अब उससे पूछो कि प्रोटेक्टेड किया था या अनप्रोटेक्टेड, बैरियर का यूज किया, फैमिली प्लानिंग का यूज किया या फिर ऐसे किया, ऐसे किया तो वो कह रही कि मैं प्रेगनेंसी नहीं चाहती। तो इससे ये बोलना है कि अगर अभी इंटरकोर्स किया, जैसे पीरियड आया, ठीक है, जैसे पीरियड आया ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे उसका पीरियड आया, ये तो पीछे चले गए ना, पीछे वाला उसने कहा कि नहीं आज पीरियड आया, तो अब आप आज पीरियड आया तो आगे आपसे बोलेगी ना, आगे बोलेगी तो आप उसको काउंसलिंग करोगे, चलो ठीक है। अगर तुम इधर 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख, 7 इधर अगर इंटरकोर्स नहीं की हो, तो अगर तुम प्रेगनेंसी नहीं चाहती हो तो मैं बता रहा हूँ। तो देखो अब जाना होगा क्या डियर, देखो ये 21 तारीख को उसका ओवुलेशन हुआ। अब यहाँ से आप जो है कि कितने दिन चले जाइए, 14 दिन आगे चले जाइए, 14 दिन आगे चले जाइए, तो यहाँ से 14 इधर जाना होगा, 14 इधर जाना होगा, तो आराम से आ जाता है, आराम से आ जाता है, ठीक है। तो इसमें 22 जाइए, 23 जाइए, 24, ठीक है, ऐसे देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 14 दिन आगे जाइए, 14 दिन आगे जाइए, जहाँ 14वें दिन पड़ रहा है उससे 2-3 दिन पहले और उससे 3 दिन बाद जोड़ के उतने दिन में उससे बोल दीजिए कि तुम मत करना इंटरकोर्स, नहीं तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट होता है डियर पता लगाने का एग्जैक्ट। इससे ये हमें पता चल जाता है कि हमें इससे कब बोलना है कि तुम अवॉइड करना है, क्या इंटरकोर्स से अवॉइड करना है। और अगर वो चाहती है कि नहीं प्रेग्नेंट होना चाहिए तो ठीक है, यही तुम्हारा पीरियड है जो कंसेप्शन का मोर चांस है, और इसके बाद करोगे तो कंसेप्शन का चांस नहीं है, ठीक है। नहीं तो उनको पता नहीं रहता है कि कब, हाँ, कब ट्रिगर यानी कि घोड़ा कब दबाना है और कितने डेट को, ठीक है। अगर ये पता होता तो फिर ऐसा नहीं होता, ठीक है। चिल्लाते हैं कि क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहे, कंसीव नहीं हो रहे, ठीक है। अरे भैया जब, ठीक है, एंड टाइम पे ट्रिगर दबाओगे तब, तो जब समय निकल जाता है तब, ठीक है। चलिए आइए अगला। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं पूरा डिटेल में आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट डियर आ जाइए, पॉइंट अगला ये कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, सीधा सिंपल सा है, आपको पूछ लेता है कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्मेटोजून, ठीक है,
मेच्योर स्पर्म को स्पर्मेटोजून कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजून कहते हैं। और किससे? मेच्योर ओवम से जब मिलता है तो इसे क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ पे होता है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ पे होता है? एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। या तो आप बताओगे एम्पुला, ठीक है। अब कभी कभी ऑप्शन में ये देता है कि जंक्शन, क्या कह देता है? जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्पुलरी। तो ऑप्शन अगर पूछे एम्पुला ना रहे, अगर कहीं पे ऑप्शन ऐसा रहे कि इस्थमस एंड एम्पुलरी, ठीक है, एम्पुलरी जंक्शन, इस्थमस एंड एम्पुलरी जंक्शन अगर बोला है तो ऑप्शन वही सही होगा, ऑप्शन वही सही होगा एग्जैक्ट। अगर एम्पुला भी दिया, डियर देखो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब देखो इसमें दिया है एम्पुला, दूसरा दिया है इस्थमस, ठीक है, तीसरा दिया है इस्थमस एंड एम्पुलरी जंक्शन, ये दिया है। और चौथा दिया है इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये जाएगा डी, ये। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तब आप एम्पुला मारेंगे, ठीक है, तब आप एम्पुला मारेंगे। नहीं तो अगर ऑप्शन में ये है तो आपको ऑप्शन ये लगाना, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, ये एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है। एम्पुला तो क्या, एम्पुला 5 सेंटीमीटर का होता है, तो 5 सेंटीमीटर में कहाँ? अब ये कह रहा है कि कहाँ पे? जहाँ से इस्थमस स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे एम्पुला ख़त्म हुआ है वहीं पे, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। फर्टिलाइजेबल यानी कि जो फर्टिलाइज कर सकता है, लाइफ स्पैन ऑफ oocyte यानी ओवम का लाइफ साइकिल, यानी कि एक बार ओवरी से निकल गया ओवम तो वो कितने घंटे तक जिंदा रह सकता है डियर? तो कितने 12 से 24 घंटे तक, 12 से 24 घंटे तक। वो भी किस कंडीशन में? जब फैलोपियन और यूट्राइन इन्वायरमेंट मेंटेन रहे, फैलोपियन एंड यूट्राइन इन्वायरमेंट मेंटेन रहे, यानी कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम सब मेंटेन रहे, वहाँ पे न्यूट्रिशन उसको मिलता रहे ओवम को, ठीक है। तो जैसे कि आप घर से निकल गए, हाँ, एक लौआ था, उसने एक लौवी को टाइम दिया था, एक लौवी को टाइम दिया था कि तुम डियर इतने बजे यहाँ पे आ जाना, इतने बजे तुम घर से निकल के यहाँ पे आ जाना, यहीं पे वेट करना मेरा, ठीक है। ये उसका घर, ठीक है, ओबरी, और तुम आके यहीं पे वेट करना मेरा, मैं आऊँगा तुम्हें लेने, मैं आऊँगा तुमसे मिलने, ठीक है। अब जो है कि अब देखो डियर, मान लीजिए ये जब से तक चलो घर से कुछ खा पी के निकली थी या जो भी था, जैसे भी था, जब निकली थी तो उतने जितना खाए पी जितनी एनर्जी रही तब तक तो ये रहेगी। उसके बाद क्या हो जाएगी? ये परेशान हो जाएगी और यहाँ से भाग जाएगी, चली जाएगी, कमीना झूठे बुला के आया नहीं, ठीक है, आया नहीं। तो जब तक इसमें दम रहेगा, जब तक इसको भूख प्यास नहीं लगेगी तब तक आपका वेट करेगी। और कभी कभी बहुत अगर सच्चे आशिक हैं तो वो भूख प्यास के वो हमारे यहीं पे दम तोड़ देंगे और इंतज़ार करते रहेंगे, और ई कमीना टाइम देके कहीं और चला गया, ठीक है, किसी और काम में व्यस्त हो गया, या फिर रास्ते में ही इसका बेचारे का, ये भी कमीना काहे कहीं, ये भी अच्छा हो सकता है, ये भी अच्छा हो सकता है बेचारे की गाड़ी पंचर हो गई, हो सकता है उसका अपाचे पंचर हो गए, हो सकता हो R125 उसका पंचर हो गई, या सकता है सवारी ना मिल रही हो, या उसका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी हैपनिंग हो सकता है। नहीं यार, अब ये तो है कि ज़माना आ गया कि फ़ोन लगाओ देखो कहाँ पहुँचे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कब तक यहाँ खड़ी रहेगी, वेट करेगी, जिंदा रहेगी? 12 से 24 घंटे। और महाशय अगर आ गए, ठीक है, महाशय अगर आ गए तो वो कब तक रहेंगे? तो 48 से 72 घंटे तक ही चुरकट इंतज़ार कर सकता है। इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वैसे भी लड़के बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करके इंतज़ार करते हैं कि आएगी। तो ये क्या करता है? तब तक जिंदा रहता है, 48 से 72 घंटे तक जिंदा रहता है, ठीक है।
तो अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना और क्लास को शेयर कर देना डियर। बहुत ही अच्छा गोल्डन पॉइंट आपके बारे में मैं लेके आया हूँ, ठीक है। आप ऐसे धड़ाधड़ जानते हुए चले जाइएगा, धड़ाधड़ जानते हुए चला जाए, यहाँ पे आपका आंसर मिलता जाएगा। पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, क्या कह रहा है डियर? पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। मैं अब इसको इरेज करूं तब फिर बताऊं, फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं डियर, ठीक है। हर लाइन को जब से तक समझ में नहीं आए तब से तक डियर आगे नहीं बढ़ूंगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आपका टाइम ऐसा हो कि बहुत कीमती है, इसमें आपको मैं अच्छा दे सकूं जो आपका मार्गदर्शन कर सके। देखो डियर, ये क्या है? वही लवी है, ठीक है, ये लवी है और लवी के अगल बगल एक आवरण होता है, ठीक है, एक आवरण होता है और उसके बाद एक और आवरण होता है, एक और आवरण होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एक और आवरण होता है, ठीक। तो ये क्या है? ये जोना पेलुसिडा है। क्या है? जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा है। और ये क्या है? कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा। ये मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग ऑफ दी ओवम, ओवम की आउटर कवरिंग है। अब यहाँ से महाशय आ गए, ठीक है, कौन आ गए? महाशय आ गए और इस महाशय अपना औजार लेके आए हैं, ठीक है। इनसे मिलने के लिए 2-4 लेयर तोड़ना रहेगा, तो तोड़ेंगे कैसे? तो इनके पास, इनके हेड पे, अपने हेड में एक चौक का, नुकीला का औजार बांध के आते हैं और उस औजार में एक जहर वाली इंजेक्शन होती है, या फिर ये कह लीजिए उस दरवाज़ा तोड़ने वाले, ठीक है, उस दरवाज़ा तोड़ने वाली पदार्थ होते हैं। तो वो कह रहा है कि पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए या भेदने के लिए या छेदने के लिए या होल करने के लिए स्पर्म के पास क्या रहता है? फैसिलिटेड बाय रिलीज ऑफ हाइलुरिनेडेज। क्या है ये? एंजाइम है। ये क्या है? ये एंजाइम है। किसके पास होता है? स्पर्म के पास होता है। स्पर्म के कहाँ पे? एक्रोसोमल कैप पे, ठीक है। ये क्या है जो अभी हमने बताया? ये क्या है? एक्रोसोमल कैप, ठीक है, एक्रोसोमल कैप होता है, यहाँ पे होता है डियर, ठीक है। उसके बाद यही जो एंजाइम छोड़ देता है और आराम से जोना पेलुसिडा डाइल्यूट हो जाता है, डाइल्यूट होकर रप्चर हो जाता है, आसानी से ये घुस जाते हैं और जैसे ही ओवम में हेड जाता है और पूंछ कट के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो अगला पॉइंट करें डियर, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब जाइगोट जाएगा कहाँ? यूट्रस में। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम अकर थ्रू 4 स्टेजेस। अब मैं आपको बता दूं डियर, देखो ये क्या है? ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है और देखिए, रुकिए पहले बना दूँ दोनों साइड का वैसे, ठीक है, ये यूट्रस है। अब यूट्रस में आगे का ये है एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है ऐसे कुछ, ठीक है, यूट्रस को। तो अब यहाँ पे डियर जाइगोट आएगा। क्या आएगा? जाइगोट आएगा। ये जाइगोट यहाँ पहुँचा फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट यानी 32 सेल्ड स्टेज बना और यहाँ पे आके क्या हो गया? इम्प्लांट हो गया। अब इम्प्लांट होने की प्रक्रिया क्या है डियर? 5वें से 6वें दिन पर अभी ये किससे बाहर आएगा? हैचिंग होगा। किसके बाहर? जाइगोट, जाइगोट थोड़ा सा एक कवरिंग के अंदर रहता है, वो कवर हटेगा तो उसे हैचिंग कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? एपोजिशन होगा। एपोजिशन मतलब आमनी सामना होगा, आमनी सामना, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमारी बॉडी किसी भी अदर सब्सटेंसेस को तब तक एक्सेप्ट नहीं करती है जब से तक आइडेंटिफाई ना कर ले। तो अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो वो फॉरेन बॉडी समझती है। हमारे बॉडी की हर एक सेल का प्रॉपर्टी है या ये फंक्शन है कि वो किसी भी सेल को एक्सेप्ट करने से पहले या अपने पास रखने से पहले उसको जांच पड़ताल कर लेते हैं। आधार कार्ड दिखाओ, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, वोटर आईडी कार्ड दिखाओ, डीएल दिखाओ, फला दिखाओ, कोई प्रूफ दिखाओ उसके बाद, ठीक है। तो एपोजिशन का मतलब ये आमनी सामना होता है और आमनी सामना जब होता है तो ये देखिए, ये क्या है? ये लेयर मैंने एंडोमेट्रियम बनाया है, ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है
और ये ब्लास्टोसिस्ट आ गया। अब ब्लास्टोसिस्ट आ गया तो इनसे बातचीत हो रही कि भैया देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, यहीं पे रहूँगा, ठीक है, ये हमारी मम्मी का घर है और हम अपनी मम्मी के बच्चे हैं, ठीक है। तो बोलेगा ठीक है, हम भी आपकी मम्मी के ही घर से हैं, तो कोई बात नहीं, तब आ जाओ, ठीक है। तो ये हाथ बढ़ाएगा, एंडोमेट्रियम क्या बढ़ाएगा, हाथ बढ़ाएगा, और हाथ क्या बढ़ाएगा, ऐसे छोटा छोटा ब्लड वेसल ऐसे जनरेट होगा और ये सेल होगा। जैसे जैसे इसको पास आता चला जाएगा और ब्लड वेसल मिलता जाएगा, न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, देखिए न्यूट्रिशन मिलता जाएगा, और धीरे धीरे ये अपने आगोश में लेती चली जाएगी। आगोश में एक समय ऐसा आएगा कि पूरा पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर धंस जाता है, ठीक है। तो इसने कहा, जब एपोजिशन हुआ, बातचीत हो गई, तो कहा ठीक है आ जाओ। तो आने के बाद ये देखिए चिपक गया, उसी को बोलते हैं एडहेशन। एडहेशन मतलब चिपकना। 7 से 8 दिन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट चिपक गया। अब चिपकने के बाद बोलेगा, जैसे कि मिट्टी में बीज आप धंसा देते हो तो पहले रूट निकलता है ना, पहले रूट निकलता है, तो वैसे ही है इसमें आके यहाँ पे देखिए आदान प्रदान, यानी प्लासेंटा का जनरेशन होने लगा, और ऊपर से एक समय ऐसा आएगा पूरी कवरिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये कवरिंग किससे होगी, कोरियन और एमनियन। किससे, कोरियन और एमनियन, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड उसका मेम्ब्रेन है, फीटल का मेम्ब्रेन है। समझ गए डियर। तो ये इम्प्लांटेशन होने का स्टेज है। कभी कभी पूछ देता है आपको कि 4 स्टेज का नाम बताइए। 4 स्टेज मतलब पहला एपोजिशन होगा, एडहेशन होगा, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन होगा, फिर इन्वेजन होगा, ठीक है। कभी कभी दे देता है किताब में हैचिंग भी देता है, तो हैचिंग नहीं, कोई किताब इतने ही तक मानता है कि बस खाली इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है उतना ही मानेगा, और कुछ जो है कि एक इसको भी स्टेप ले लेते हैं। तो आपको 4 स्टेज है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे डियर, आप आराम से बता देना, ठीक है। अगर ये हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, आपको ये गोल्डन पॉइंट अच्छे लगे हैं, तो चैनल को लाइक कर देना डियर, और सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, और प्रॉपर नोट्स बना के चलना डियर, ठीक है। और नए नोट्स बना रहे तो इस वीडियो को सेव करके रखना, ताकि 2x करके आप देख सको, ठीक है। आगे बात करें डियर। देखिए सब एकदम तथ्य एकदम अच्छे हैं तथ्य, ठीक है, अच्छे अच्छे तथ्य रखे हैं, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही रखे हैं। अगला पॉइंट क्या रहा कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 है ना, कितना है, 1.010, ठीक है, 1.010। ये किसका है, एमनियोटिक फ्लूइड का है, एमनियोटिक फ्लूइड का है, ठीक है। अब 1.030 ये किसका होता है, यूरिन का होता है, यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर आपसे पूछे तो कैसा, एल्कलाइन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जब ग्रीन होता है तो इसका मतलब यह है कि बच्चा डर के मारे या हदस के मारे स्टूल पास कर दिया है, कहाँ, अंदर ही, यानी बच्चे को कुछ दिक्कत था, इस वजह से वो मेकोनियम यानी स्टूल पास कर दिया, और उस स्टूल की वजह से पूरा का पूरा एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जहाँ पे जिसमें बच्चा तैर रहा था, जिस एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहा था, सर्वाइव कर रहा था, बच्चा सर्वाइव कर रहा था, उस एमनियोटिक फ्लूइड का कलर कैसा हो गया। वैसे नॉर्मल कलर कैसा होता है, क्लियर होता है, कैसा होता है, क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन जब ग्रीन दिखे तो यानी बच्चा मेकोनियम यानी स्टूल पास कर दिया है। दूसरा कह रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड अपीयर गोल्डन इन कलर। जब एमनियोटिक फ्लूइड गोल्डन इन कलर दिखे तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसको रोगम या एंटीजन, ठीक है, एंटीजन RH रोगम, ठीक है, रोगम वाला इंजेक्शन या फिर एंटी डी इंजेक्शन जो कि 72 घंटे के अंदर लगाया जाता है डिलीवरी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में डियर देखिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी में माता जी क्या थी, RH निगेटिव ब्लड ग्रुप था, और जो बच्चा था उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, और किसी कारणवश जब डिलीवरी के दौरान बच्चे का ब्लड मदर में मिल गया और इंजेक्शन लगा नहीं, रोगम या एंटी-डी का इंजेक्शन लगा नहीं, तो अगले प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा, बच्चे का डेथ हो जाएगा, और उस बच्चे का डेथ होने यानी बच्चे का RBC डिस्ट्रक्ट होगा, यानी कि डिस्ट्रॉय होगा, ख़त्म होगा। तो जब ख़त्म होता है तो उस दौरान एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन हो जाता है, ठीक है। गोल्डन का मतलब समझ रहे हैं, पीला कलर, यानी कि जो हीम था RBC में, जो हीम था,
हीम होता है और ग्लोबुलिन होता है। तो ग्लोबुलिन तो प्रोटीन हो गया और हीम क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, येलो कलर प्रोवाइड कराएगा। यही हीम एमनियोटिक फ्लूइड में क्या येलो कलर प्रोवाइड कराता है, जैसे कि लगता है कि जॉइंडिस हुआ है, जैसे पीलिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कह रहा है कि एमनियोटिक फ्लूइड अपीयर डार्क कलर इन इंट्रायूट्राइन डेथ। जब बच्चे का डेथ हो जाए यूट्रस में तो उस दौरान एमनियोटिक फ्लूइड कलर कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर हो जाता है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन 98 to 99% वाटर होता है, 1 से 2% सॉलिड होता है। नाइट्रोलैजिन पेपर टेस्ट एमनियोटिक फ्लूइड के एसिडिक मीडियम को देखने के लिए किया जाता है। नाइट्रोलैजिन पेपर टेस्ट ये एक प्रकार का, देखिए यहाँ पे मैंने रखा हूँ, यहाँ पे रखा हूँ, ये पेपर है। आप इस पेपर को सामान्य तरीके से ऐसे खींचिए, खींचने के बाद एमनियोटिक फ्लूइड जो आ रहा है उस एमनियोटिक फ्लूइड का ड्रिप इस पे 2-3 बूंद डाल दीजिए। इसका कलर मैच करिए, इसका कलर मैच करिए। अगर येलो होगा तो 4.5 है पीएच, और अगर इस कलर का है तो 5 है, इस कलर का है तो 5.5 है, इस कलर का है तो 6 है। तो ये एक किट आता है, ये किट आता है पीएच जानने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच जानने के लिए ये नाइट्रोजन पेपर टेस्ट आता है। आसानी से आप कर सकते हो एमनियोटिक फ्लूइड से। ठीक है, नाइट्रोजन टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम यूरिन, यानी कि वेजाइनल सिक्रीशन से जो आ रहा है वो एमनियोटिक फ्लूइड है या फिर यूरिन आ रहा है। ठीक है, ऐसा देखने के पता लगाने के लिए एसिडिक मीडियम से पता चल जाता है। पेपर टर्न ब्लू इन केस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अगर एमनियोटिक फ्लूइड होगा डियर तो ब्लू हो जाएगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर कैसा था, एल्कलाइन था। तो एल्कलाइन देखिए कुछ इस तरीके से इधर से आएगा, लास्ट वाला ब्लू कलर का है, लास्ट वाले 2 स्ट्रिप ब्लू कलर के दिए, यानी कि अगर उसमें सिक्रीशन में एमनियोटिक फ्लूइड है तो ये वाला कलर दिखेगा, और अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं है तो ये सारे कलर दिखेंगे डियर। ठीक है, इसमें ये एक आसान सा तरीका है, ये किट आता है। ठीक है, येलो इन केस ऑफ यूरिन, अगर यूरिन है तो ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रिप, यानी कि जो ये फीता है कागज वाला, ये जो कागज वाला ये कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा डियर। ठीक है, अब आगे 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 बोले तो इधर देखिए, पॉइंट ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि आपको मैं बता दूं कि अब सोचिए कि मैं एक पॉइंट लेके आपको इतना समझा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस इज द मेन फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ध्यान दीजिएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का मेन फंक्शन आपसे अगर पूछे, वैसे तो ये क्या करता है, बाहरी प्रेशर से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, बच्चे को झरक न लगे, झटका न लगे, बच्चा एक जगह बैलेंस होके वो फ्लूइड में रहे। ठीक है, बच्चे को जर्क फोर्स ना लगे, कोई अगर अचानक कोई सडन फोर्स लग गया तो उसको भी रोके। लाइक दैट, जैसे आप एक बैलून लीजिए, ठीक है, एक बैलून लीजिए, ठीक है, एक बैलून लीजिए और बैलून में एक छोटा सा सॉलिड बॉल डाल दीजिए। ठीक है, प्लास्टिक का एक बॉल डाल दीजिए, बॉल डालने के बाद इसमें एयर भर दीजिए। ठीक है, एयर भर दीजिए और एयर भरने के बाद इसको बांध दीजिए। अब बांध दीजिए, अब आप चाहेंगे कि इस बॉल को हम क्या करें, हम इस बॉल को क्या करें, इस पे चोट पहुंचा दें। तो चोट पहुंचाने से पहले यहाँ पे एयर है, चारों तरफ क्या है, एयर है, ये एयर यहाँ तक प्रेशर आने ही नहीं देगा। वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे के चारों तरफ होता है। जो भी सडन अगर फोर्स लगता है तो ये फोर्स आके यहीं पे डिस्पर्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बच्चे तक नहीं पहुँचता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बच्चे को। फ्यूनिस जो होता है, फ्यूनिस अम्बिलिकल कार्ड का दूसरा नाम होता है फ्यूनिस। एम्ब्रियोनिक पीरियड बिगिन एट, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक पीरियड, यानी कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होने के तीसरे वीक से लेके 8वें वीक तक हम उसको फीटस को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड। यानी कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर तीसरे से लेके 3 या 8 वीक तक, 3 या 8 वीक तक इसके अंदर को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक पीरियड कहेंगे। फिर फीटस हम कब कहेंगे, 8 वीक के बाद।
फीटस कब कहेंगे? 8 वीक के बाद हम फीटस कहेंगे, 8 वीक के बाद हम फीटस, लाइक दैट ह्यूमन के दिखने लगेगा। तो क्वेश्चन तो एक यही बन जाता है डियर कि एम्ब्रियोनिक पीरियड कितने से कितने वीक तक होता है प्रेगनेंसी के बाद? तो 3 से 8 वीक तक। और ये अब ये पूछ लेगा कि हम एम्ब्रियो को कब फीटस बोल देंगे? तो 8 वीक के बाद, ठीक है, 8 वीक के बाद से हम उसको फीटस बोल देंगे। अगला कह रहा है कि फीटस लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स टू कॉकिक्स, वर्टेक्स टू कॉकिक्स कह रहा है इज नोन एज क्राउन टू रंप लेंथ। अब ये क्राउन टू रंप लेंथ क्या है डियर? देखिए ये मान लीजिए ये बच्चा है, ये एम्ब्लाइकस है, ठीक है जी, ये हो गया। कभी अल्ट्रासाउंड देखा होगा यूएसजी रिपोर्ट, यूएसजी रिपोर्ट जब 8 वीक के बाद, 8 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड जब कराओगे डियर ना, तो कुछ इस तरीके से एम्ब्रियो रहता है, वो फिटस रहता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ये छोटा होता चला जाता है और ये आर्गन इसमें आ जाते हैं और इसमें भी आर्गन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। अब ये देखो डियर, ये हेड है, ये क्या है? हेड रीजन है। और ये क्या है? ये कॉकिक्स वाला रीजन है, ठीक है, कॉकिक्स वाला रीजन है। अब ये कह रहा है कि क्राउन टू रंप लेंथ, क्राउन टू रंप लेंथ क्या होता है? क्राउन, क्राउन मतलब हेड, क्राउन मतलब हेड, यानी हेड से लेकर, हेड से लेकर यहाँ, रंप मतलब ये कहते हैं डियर क्राउन टू रंप, रंप मतलब जो पिछला वाला हिस्सा होता है जहाँ पे कॉकिक्स खत्म होता है, जहाँ पे कॉकिक्स खत्म होता है, इस वाले फिगर में देखिए जहाँ पे कॉकिक्स खत्म होता है, यहाँ से लेके इस लेंथ को क्या कहेंगे? इस लेंथ को क्राउन टू रंप लेंथ कहेंगे। अब ये कह रहा है कि ये पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट कहाँ गया मेरा? कर्सर भाग जाता है, मैं ढूंढता रहता हूँ इसको, कर्सर को क्या बनाए, कर्सर को, हाँ इसे सही है, ठीक है। तो अरे कर्सर के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, आगे चलिए अभी देखेंगे, क्योंकि ये गुम हो जाता है, मैं इसको घूरता रहता हूँ कि ये किधर जा रहा है, ठीक है। फीटस लेंथ फ्रॉम वर्टेक्स, वर्टेक्स टू हील, अभी तक हमने कहाँ तक देखा? यहाँ तक। अब देखो वर्टेक्स से ही डियर, वर्टेक्स से ही इसके हील यानी पाँव के हील तक, ये जो बच्चे का ये पाँव है यहाँ हील तक लेंगे, तो जब हील तक लेते हैं तो इसे बोलते हैं क्राउन टू हील लेंथ। अब ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा जी? अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो होता है ना 12 वीक के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद या जब भी कराते हैं अल्ट्रासाउंड, जब कराते हैं तो उसमें लिख के आता है, ठीक है, CRL ऐसे लिख के आता है, ठीक है, CRL और CHL लिख के आता है, क्राउन टू रंप लेंथ, क्राउन टू हील लेंथ। तो उसमें बच्चे का लंबाई दिया रहता है, यानी जो फीटस होता है, फीटस की लंबाई आप जान सकते हो उसमें से। तो अल्ट्रासाउंड देखना सीख जाओगे कि यूएसजी में CRL का मतलब क्या है और क्राउन टू हील लेंथ क्या है, तो यानी बच्चे का लंबाई है। अब ऐसे में ये पता चलता है डियर कि हम ये जानते हैं कि इतने वीक की प्रेगनेंसी हो गई, नॉर्मल लेंथ बच्चे का इतना होना चाहिए, इतना ही है, यानी अगर कम है, नॉर्मल से अगर कम है तो जान लीजिए कि कहीं ना कहीं दिक्कत है, बच्चे का अंदर यूट्रस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट का मतलब है द फीटस इज विएबल इफ बॉर्न आफ्टर 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी 7 महीने पर ही पैदा हो रहा है तो वो उसके अंदर कैपेसिटी है, वो है कि वो सर्वाइव कर सकता है, बाहरी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। आई थिंक यहाँ तक ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे डियर। अब चलिए अगला, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगला पॉइंट,
हिमेटोपोइसिस बिगिन, यानी कि बच्चे में जो ब्लड का फार्मेशन होता है डियर, ब्लड का फार्मेशन होता है, वो ब्लड का फार्मेशन हमने लाइव क्लास में, जो रोज़ क्लास लाइव चलाते हैं हम, उसमें भी बताए थे कि कहाँ पे पहले होता है, यॉल्क में होता है, यॉल्क के बाद कहाँ पे होता है, लीवर एंड स्प्लीन में होता है, लीवर और स्प्लीन के बाद कहाँ पे होता है डियर, देखो कुछ यॉल्क के बाद जैसे यॉल्क बन जाता है तो प्लासेंटा, प्लासेंटा में कुछ समय के लिए, उसके बाद जैसे बच्चे का लीवर का निर्माण हो तो वो लीवर और स्प्लीन से होने लगा, फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा यानी बहुत मेच्योर हो जाएगा तो कहाँ पे होने लगेगा, बोन मैरो में, ठीक है, कहाँ पे डियर, बोन मैरो में, ठीक है, यहाँ पे, तो बोन मैरो के फ्लैट बोन में जितनी होती हैं, ठीक है, फ्लैट बोन होती है उसमें होने लगेगा। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन ये पॉइंट ये कह रहा है कि हिमेटोपोइसिस, यानी कि जो ब्लड का फार्मेशन, हिमेटोपोइसिस का मतलब, ये टर्म का मतलब फार्मेशन ऑफ आरबीसी, क्या, फार्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है, आरबीसी यानी कि ब्लड का फार्मेशन फर्स्ट वीक इन यॉल्क सैक एंड 14 डे ऑफ कॉन्सेप्शन, यानी कि प्रेगनेंसी के 14वें दिन तक कहाँ पे बनता है, यॉल्क सैक में बनता है, ठीक है। एट टर्म द वेट ऑफ द फीटस वेरीज फ्रॉम 2.5 kg से लेके 3.5 kg तक। इन इंडिया में जो हम बच्चों का वजन, जो नॉर्मल बेबी न्यू बॉर्न पैदा होता है उसका हम जो वजन एक नॉर्मल कितना मानते हैं, जब 2.5 से 3.5 के बीच में हो। अगला पॉइंट क्या रहा है, एट टर्म 75 to 80% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन इज ऑफ फीटल टाइप, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑफ फीटस, ठीक है, टर्म पे, यानी कि जब हम टर्म प्रेगनेंसी, यानी कि 36 वीक से 37 वीक तक प्रेगनेंसी हो गई तो इस दौरान जो फीटस होता है, फीटस के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है उसमें ब्लड खुद का बनाया होता है, बच्चे का बनाया हुआ 70 से 80% तक अब मदर से वो कम ले रहा है, अब अपना खुद प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि एट टर्म, यानी कि टर्म जब प्रेगनेंसी हो जाती है उस दौरान बच्चे के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो किसका है, मदर का है या बच्चे का है, तो 75 से 80% है कि वो बच्चे का ही होता है, बच्चे के द्वारा ही बनाया गया है, बच्चे के यॉल्क सैक में ही बना है, बच्चे के लीवर में ही बना है, ठीक है। एट टर्म फीटल इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है जी, ठीक है, फीटल इम्यूनोग्लोबिन लेवल, यानी कि अब मदर से, देखो प्लासेंटा से क्रॉस करता है आईजीजी, ठीक है, आईजीजी, तो ये मदर के ब्लड से जा रहा है ना, बच्चे को मिल रहा है, लेकिन जब कब, शुरुआत में जब बच्चा टर्म हो गया यानी 36 या 70 वीक का हो गया तो उस दौरान अब बच्चे का जो लेवल है ये 10% हायर देन द मदर, यानी बच्चा खुद हीमोग्लोबिन, ये वाला हीमोग्लोबिन बनाने लगा, यानी वो भी कितना होगा, अगर मदर का ब्लड लेंगे उसमें मदर का 5 ml ब्लड लीजिए और बच्चे का 5 ml ब्लड लीजिए तो उसमें अगर देखेंगे तो आईजीजी कितना, आईजीजी अगर जैसे कि 5% है तो इसमें कितना हो जाएगा 10%, इसका 5 का 10% यानी कि 5 का 10% कितना हो जाएगा ना, ठीक है, ये तो 5.5, ठीक है, तो 5.5 समझ गए, 5.5 यानी कि ज़्यादा ही होगा, और वो भी किसका, बच्चे का खुद का बनाया होगा। द मैटरनल हीमोग्लोबिन, अगला कह रहा है द मैटरनल हीमोग्लोबिन आईजीजी क्रॉसेस द प्लासेंटा फ्रॉम, कब से, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ऑनवर्ड, यानी कि 12वें वीक से, 12वें यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से वो क्रॉस करना स्टार्ट करता है और तब तक चलता है जब से तक बच्चे की डिलीवरी ना हो जाए। ऐसा ना है कि लौआ अपना बनाने लगा तब लौआ को हम नहीं दे, माता जी है ना, बहुत पीड़ा होती है, ठीक है, तो माता जी क्या करती हैं, तब तक देती रहती हैं उसको। अच्छा छोड़ो ये सब छोड़ो आप, चलो ठीक है, उस दौरान तो देते ही हैं, डिलीवरी होने के बाद भी उनको लग रहा है कि नहीं हमारा लौआ जो है कि अभी अपने से नहीं बना सकता है, तो उसको अब ब्रेस्ट मिल्क करा रही हैं, और ब्रेस्ट मिल्क कराती हैं डियर, तो उसके द्वारा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मिलता है, IgA, समझ गए। तो ये है माता जी अपने लौआ का सेवा करती हैं, और लौआ बड़ा का होके क्या करता है, माता जी का कहा नहीं मानता है, बुलाओ इधर तो टेढ़ होके जाएगा उधर। गला सूख गया, थोड़ा ले ले, ठीक है। तो ये एल्वुलाई ऑफ फीटस एक्सपेंड एट 24 वीक पे, यानी कह सकते हो बच्चे का जो लंग्स है
लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई मेच्योर हो चुकी है, एल्वुलाई मेच्योर हो चुकी है वो 24 वीक, 24 मतलब 24 मतलब 24 का मतलब 6 चौके 24, 6 चौके यानी 6 मंथ पे, छठे मंथ पे बच्चे का एल्वुलाई पूरी तरीके से मेच्योर होके फूलने के लिए तैयार हो जाता है, यानी एयर फील होने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगर इस दौरान बच्चे का जन्म हो गया तो चांस बनता है कि बच्चा जिंजर, लेकिन रिस्क बहुत होता है, बहुत लो चांस होता है। इसीलिए अगर 1 महीने जैसे तैसे करके और डका के अगर 7 महीने पे बर्थ हो जाए तब ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है बच्चा। अब ये देखिए इस दौरान होता क्या है, जो एल्वुलाई होती है डियर, जो एल्वुलाई होती है उसको कोलैप्स होने से बचाता कौन है या फिर उसको मेंटेन करके कौन रखता है, कि यानी कि तुम ऐसे रहना, कभी पिचकना मत और तुम हमेशा एयर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना। तो लंग्स का जो एल्वुलाई होता है डियर, एल्वुलाई उसमें एल एस का मतलब, एल मतलब लेसिथिन, ठीक है, क्या होता है डियर लेसिथिन, और एस का मतलब स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन। ये दोनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अंदर लेयर बना के रखते हैं, एल्वुलाई के अंदर ये लेयर बना के रखते हैं और एल्वुलाई को पिचकने नहीं देते हैं, बल्कि इसको मेंटेन करके रखते हैं। तो उस दौरान रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है इन द लिकर एमनी सिग्निफाइज, यानी कि अगर लेकिन ये जो लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन अगर बच्चे के, क्योंकि बच्चा जो है कि वहीं एमनियोटिक फ्लूइड में ही है, तो हम ढेर सारे डायग्नोसिस हम एमनियोटिक फ्लूइड से ही पता कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या दिक्कत है, क्या एबनॉर्मलिटी, क्या चीज़ें। तो जब बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड में लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन का रेशियो अगर 2:1 है तो इसका मतलब पता चल जाता है कि इन द लिकर एमनी सिग्निफाई फुल मेच्योरिटी, यानी कि उसका लंग्स मेच्योर हो चुका है, ऑफ द फीटल लंग्स। ठीक है, एल्वुलाई खूब चौचक एकदम बढ़िया से हो गया है, यानी कि अब अगर सांस दे दीजिए तो आराम से ट्रांसपेरेंट कर देगा, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कर लेगा। ठीक है, तो ये रहा डियर आज का गोल्डन पॉइंट का जो हमने रिकॉर्ड करके आपको पॉइंट समझाया। अब इसके आगे पार्ट 2 में लेके आऊँगा इसके आगे। तो ऐसे ही पूरी OBG के मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं डियर, वहाँ से आपको मैं पूरा समझाते हुए पॉइंट देते हुए चला जाऊँगा। ये आपके लिए मैं गोल्डन पॉइंट इसलिए कि आप जो है कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको जल्दी फास्ट करके देखते चले जाना, क्वेश्चन यहीं से आता है डियर, पॉइंट वही, इसीलिए इसका नाम हमने दिया है गोल्डन पॉइंट। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो डियर तो क्लास को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरा यह है कि इसको फॉरवर्ड कर देना डियर, इसको फॉरवर्ड कर देना, शेयर करना, जितना हो सके पहुँचाना, बस आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही है। बाकी अगर आप अच्छे से अगर हमारे क्लास में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपको कभी भी किसी नर्सिंग एग्जाम से मायूस होकर नहीं आना पड़ेगा डियर, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में गोल्डन पॉइंट के लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड डे, हैप्पी डे। ठीक है, थैंक यू डियर।